हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आज हम जो चीज़ जा रहे हैं पढ़ाने भाई यार, वो बिल्कुल नया चैप्टर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये क्लास 11th का चैप्टर है। तो जो नए बच्चे हैं, पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं और इससे बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो 11th का चैप्टर है तो बोर्ड में कैसे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री नाम से ही ना सबसे पहले हमारे दिमाग में आता होगा कि भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, कोई बता ही दो। तो देखो बहुत बढ़िया से लिखा भी हुआ है कि केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरा आप जो स्टडी कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो भी आप स्टडी करते हो वो सबका सब क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर क्या केमिस्ट्री का हमारे रियल लाइफ में कोई यूज़ है। भाई बहुत यूज़ है। सच्चाई बता दूं, आपका घर जो बन के तैयार हुआ है वो बिकॉज ऑफ सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस मुझे लगता है 10th में सुने भी होंगे। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस याद है, पीओपी, उसको घरों में लोग पीओपी कहते हैं। बट आपको याद होगा जिप्सम को जब आप हीट करते थे, अगर आप 10th में होगे तो आपको याद होगा भाई जिप्सम को हीट करते थे और उससे क्या बनता था, प्लास्टर। गलत बोल रहे हो होशियार बच्चों, हीट सिर्फ नहीं करते, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते थे। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस कंपलसरी था। चलो ये तो अलग बात होगी। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि नहीं और कोई रियल यूज़ बताइए, तो आप बुक का बता रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ दूध से आप दही बनाते हो? हाँ बनाते हैं। उसमें हमने कुछ ऐड किया, वो भी एक रिएक्टेंट है, उससे एक रिएक्शन हुआ, उससे क्या बन गया, दही बन गया। सीधी सी बात है। आप खाना पकाते हो, अच्छा खाना पकाते हो, पहले वो रॉ मटेरियल होता है, फिर वो कुकड हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री। इवन हमारे ब्लड में भी बेटा बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का रोल है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वहाँ पे भी केमिस्ट्री है। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद हम उसको एज अ रिसोर्सफुल एनर्जी यूज़ करते हैं, वो भी क्या है भाई, केमिस्ट्री है। अगर हम और टर्म्स में बात करें तो हमें बुखार हो गया भाई, एक दवाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैरासीटामोल, वो खा लिया, वो भी भाई क्या है, केमिस्ट्री है। तो मतलब ऐसा नहीं केमिस्ट्री कहीं है नहीं, केमिस्ट्री ऑल ओवर, जहाँ पे भी आप देखना चाहो भाई हर जगह केमिस्ट्री है। सबसे बड़ा टर्म, तो अगर इतने सारे यूज हैं भाई केमिस्ट्री के, तो इनको कुछ क्लासिफाई किया गया। बिल्कुल, इनका क्लासिफिकेशन बहुत कैटेगरीज में हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और भी तरह तरह की केमिस्ट्री है भाई। बट हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में सबसे पहले जान लेना है। जैसे बहुत पुराने टाइम में तो आपने सुना भी होगा कि महर्षि कर्ण नाम के एक वो वैज्ञानिक, उनको हम लोग अपने भाषा में वैज्ञानिक बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम में वो क्या थे, एक ऋषि मुनि थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि भैया आप एक बहुत बड़े पदार्थ को अगर आप छोटा करेंगे छोटा करेंगे छोटा करेंगे, तो उनके हिसाब से एक नाम उन्होंने बोल दिया कि उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अच्छा हमारे जो ऋषि मुनि थे ना पुराने टाइम के, भाई वो बहुत टैलेंटेड थे। ठीक है, हम लोग मानते नहीं थे लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। ठीक है, उन्होंने जो चीज़ बताई वो आज के जो साइंटिस्ट है ना, डाल्टन ये लोग भाई इतना लगभग उन्होंने तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बता दिया। और ये लोग अब जाके अभी मुश्किल से 1980, 1950, 1930, कोई 1843 में, मतलब भैया आफ्टर क्राइस्ट बताया उन्होंने। तो मतलब बहुत ज़्यादा महान थे यार। उन्होंने बताया परमाणु क्या होता है। यहाँ परमाणु का मतलब एटम ही होता था। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में सारी चीज़ें बताई। ठीक है, अब और बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर और कहीं हमको बताइए रियल लाइफ में यूज़। तो भाई देखो, मैं सच्चाई बताऊँ तो आप इधर उधर कहीं पर मत जाओ। आप जो इवन कपड़े पहनते हो ना पॉलिस्टर के, वो भी तो केमिस्ट्री है। इवन अगर मैं सही मायने में बोलूँ बच्चों, तो इवन आप जो फूड भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, फैट्स होता है, ये सब केमिस्ट्री का ही तो रोल है भाई। ये सारे टर्म्स किसके रोल है, केमिस्ट्री के रोल है। अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर की, क्योंकि आपने यूजेस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया भाई हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है नेचर ऑफ मैटर। किसी बच्चे को पता है भाई मैटर क्या होता है? हाँ मुझे याद है 9th में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 9 में आप लोगों ने पढ़ा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज व्हाट स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड व्हाट, मैटर। बिल्कुल वही है। जैसे भाई मान लो ये मैंने फ़ोन ले लिया, हाँ, वैसे ये फ़ोन नहीं, ये फ़ोन का कवर है। तो फ़ोन का आपने कवर ले लिया तो आपको क्या पता चलता है भाई, ये भी तो एक मैटर है। अरे मैंने हाथ पे रखा तो भाई हाथ का स्पेस खा रहा है। अब कई बच्चे जानते हो क्या सोचते हैं यार, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन उन्हें पता क्या लगता है कि भाई ऑक्सीजन तो मैटर नहीं है क्योंकि वो तो गैस है।
अरे मेरे लाल, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर नहीं होता सांस ले पाते हैं? नहीं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कई लोग कहते हैं सर अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्यों हमसे लड़ नहीं रहा है? क्योंकि भैया वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो हल्का सा टंग से छुएगा उधर उधर भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैस भी एक तरह से मैटर के स्टेट ही होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा नहीं बताया। हम कह रहे हैं मेरे लाल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अच्छा अब हम ये बात करें अगर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, तो किसी बच्चों को याद होगा भैया सॉलिड के पार्टिकल एकदम पास, लिक्विड के थोड़ा दूर और गैस के एकदम दूर। अगर पार्टिकल एकदम पास हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई? बहुत ज़्यादा। और पार्टिकल थोड़ा दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। और पार्टिकल बहुत दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था मैटर का, हमने कर लिया भैया स्टेट्स ऑफ मैटर के बिहाफ पे। अब आता है मैटर के बेसिक क्लासिफिकेशन कि भैया अगर आप मान लो इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो ये किस हिस्सों में हो गए? सॉलिड, लिक्विड हो गया। और केमिकल की बात करूंगा तो ये मिक्सचर और कंपाउंड में। आप सारे बच्चों को एक चीज़ ज़रूर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मिक्सचर और कंपाउंड, सॉरी प्योर सब्सटेंस। किसी बच्चों को बताया प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहा ये वाटर है ये क्या है? ये एक वाटर है। अगर बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वाटर। क्या हो? वाटर। तब तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। लेकिन इस वाटर में मैंने मान लो लेमन मिला दिया, चीनी मिला दिया, शरबत बना लिया, अब ये क्या है? ये क्या है? मिक्सचर है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, तो प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है भाई, लेकिन मिक्सचर एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने मिक्सचर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, ध्यान से देखो, मिक्सचर को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन? एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। शायद आप लोग याद होगा, आप शरबत बना के पी लेते हो, तो ये बताओ भैया चीनी जब मिलाते हो तो क्या चीनी आपको दिखता है उसमें? ना 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 ना, डिसअपियर हो जाता है। मतलब होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है भैया वो क्या होता है? सारे उसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो भी मिल रहे हैं भाई, उन सब की यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, सब के सब कंपोजिशन एक साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट थी किसकी? होमोजेनियस मिक्सचर की। अगर मैं बात करूं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो मान लो बालू है और पानी मिला लो, भैया बालू और पानी मिलाओ, खूब मेहनत करो, क्या वो मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, मिलता ही नहीं है वो। तो यानी वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई भाई? चलो अब थोड़ा सा मैं भी काम कर लेता हूँ भाई, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, अब मैं बात कर रहा था भाई प्योर सब्सटेंस की। तो देखो प्योर सब्सटेंस में 2 हिस्सों में बढ़ गया, कौन कौन? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। किसमें? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब भाई एलिमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जाएं। जैसे मान लो मैंने बोला आयरन, तो आयरन में क्या है? सिर्फ एक तरह के एलिमेंट है, कौन? एटम। सॉरी एटम कह रहा हूँ भाई, आयरन। ठीक है, और अगर मान लो मैं बोलूँ कंपाउंड, तो जैसे वाटर, भैया वाटर में 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन भी हो रहे हैं और उनका एक फिक्स रेशियो है। सारे बच्चों को ये बात पता भी होगी कि H2O का जो रेशियो होता है बाई मास वो होता है 2:16, या उसी को हम लोग लिख सकते हैं 1:8। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? नहीं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, मुद्दे वाली बातें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये मिल के क्या तैयार हुआ? मॉलिक्यूल। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ भाई कि मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर अगर बन के तैयार होता है तो उसको क्या बोलूँ? मॉलिक्यूल। हो सकता है वो सेम हो बच्चों, या हो सकता है वो डिफरेंट हो। यानी कंपाउंड भी मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल होगा ही होगा। कितनी तगड़ी बात है ना? जैसे मान लो मैंने कहा O2 क्या है? मॉलिक्यूल। अच्छा H2 क्या है? मॉलिक्यूल। H2O क्या है? कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। क्या है H2O? कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल भी है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये मान लो कंपाउंड की बात करूं, आयरन की बात करूं या किसी की बात करूं, तो भाई इनको मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीके होंगे ना। तो मैटर का मेजरमेंट, ठीक है, कैसे हो सकता है? देखो एक मेजरमेंट तो भैया जिसको कई लोग कहते हैं क्या, लेंथ वाइज, वॉल्यूम वाइज, वो मेजरमेंट। एक प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सुना होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम कलर देख के या मेल्टिंग पॉइंट देख के या बॉइलिंग पॉइंट देख के उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो हम मैटर का ना 2 तरीके से जनरली हिस्सा कर रहे हैं।
कौन कौन सा? एक हो गया भैया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब मैं बात करूँगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो भैया जैसे कलर हो गया, ओडोर हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कलर तो यार ज़्यादा हो गया, मैं शेप की बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, या एम्फोट्रिक है, तो वो किस में आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। या उनका कंबशन हो रहा है या नहीं, ये सब किस में आएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई भाई बच्चों को, वेरी गुड। अब सबसे बड़ा टर्म कि भाई ये सारे प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली फिजिकल और केमिकल, लेकिन क्या उनका मेजरमेंट होगा? डेफिनेटली होगा। कैसे होगा? तो यार देखो, पुराने टाइम में तो बहुत अलग मेथड चलते थे। हमारे गांव में पता क्या होता था, एक मेथड था सही, 1 सही 2 सही से वो मतलब चावल वावल मेज़र करते थे। बट मुझे नहीं लगता कि वो हर जगह आप मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हर जगह ना 1 सही 2 सही बोलोगे ना तो शायद कोई समझ भी ना पाए, क्योंकि उन्होंने आज तक सुना भी नहीं है। यहाँ पे तो आप लोग सुने होगे क्या, 1 किलो, 1 पाव, 2 पाव, आधा किलो, ऐसे सुना होगा। तो हाँ भाई, यही मेथड सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, यही चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इस वक्त चलता है, या इंग्लिश सिस्टम सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। कहीं कहीं पाउंड भी चलता है, केक के टाइम में भाई पाउंड चलता है, वहाँ किलो नहीं बोलोगे, किलो बोलोगे तो आपको डंडे से मारने लगेगा शायद, क्या भाई ऐसे क्या मजाक कर रहा तब से। चलो, तो यानी इनके मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। बेसिक आपको याद रखना है, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इसी को कई लोग जानते हो क्या कहते हैं? इसको कई लोग MKS कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है भाई? सारे बच्चों को याद होगा, एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या होगा भाई? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। मैं पहले बता दूं, इसमें से तो ज़्यादातर चीज़ों का हम केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भाई हम इसमें नहीं यूज़ करने वाले केमिस्ट्री में। वो कहाँ यूज़ करेंगे? हम फिजिक्स में शायद हो सकता है यूज़ करें, बट केमिस्ट्री में भाई इसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप बाद में परेशान हो कि ये टर्म्स कहाँ से आ गए। अच्छा, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको पहले कभी समझ ही नहीं पाता था। अब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब समझ में आया भाई इसका भी काम है। नहीं तो पहले मैं सोचता रहा भाई 1 किलो उठाओ या तो आधा किलो उठाओ, 2 ही चीज़ होती है, या 1 पाव उठा लो, ठीक है। धीरे धीरे मुझे पता चला भाई मिलीग्राम भी होता है। पता है मिलीग्राम कहाँ से पता चलना शुरू हुआ? जब मैं वहाँ गया ना एक बार, जो सोनार लोग होते हैं ना भाई, तो उन्होंने ना मेजरमेंट कैसे किया, उनके पास वो मिलीग्राम, ठीक है, उस बिहार पे वो मेजर करके सोना वोना बेचते थे। तब मुझे पता चला कि भाई अरे 1-2 यूनिट नहीं होते, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन टेक्निक है। मैं आपको एक छोटा सा बस खाली हिंट दे रहा हूँ, आपको काम क्या करना है। 1 मिनट भाई, कहाँ गया सेंटी डेसी, जस्ट सेकंड। मैंने डेसी और डेका के बीच में M और G रख दिया, यानी मीटर या ग्राम। अब बस आपको क्या याद रखना है, इसके ऊपर ये छोटी यूनिट्स हैं और इसके नीचे ये बड़ी यूनिट्स हैं, मीटर और ग्राम से बड़ी यूनिट्स हैं। तो आपको बस खाली हिस्सों में बांट देना है, और आप इसको एक बार देख लेंगे तो शायद आपको लर्न भी हो जाए। वैसे एक बार में तो लर्न नहीं होता यार, थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा सा समय देना भाई अगर समय दोगे तो शायद अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले भाई मास और वेट का। मुझे लगता है 9th में ही आप लोगों ने ना मास और वेट के बारे में जरूर पढ़ लिया होगा। भाई मास क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताए? अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली हो जाएगा मास। बट वेट में जानते हो क्या होता है भाई? वेट में ना एक थोड़ी सी कमी होती है, वो ग्रेविटी के हिसाब से ना बदलते रहते हैं। इसीलिए उसमें साफ साफ बोला गया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा वेट। यानी वेट कैन बी चेंज बट मास कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। तो इतनी बातें शायद सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ओके, अब आते हैं वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, असली डेफिनेशन बताओ वॉल्यूम का। जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले भाई, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ऐसे यूनिट्स उनके लिए बनाए गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ये टर्म्स ना ज़रूर देख लेना, ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके चटनी होने वाले हैं। तो प्लीज़ ये सारे यूनिट्स देखते रहो। अभी मैं थोड़ा रॉकेट की स्पीड से नहीं भाग रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जो जो काम वाली चीज़ें हैं वो सब आप देखते रहो, अच्छे से आपके काम लायक आए, ठीक है। अब आता है भाई टेम्परेचर। अच्छा, कितने बच्चों ने डेंसिटी सुना है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर, कितने लोगों ने अभी तक सुना है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का? मैंने तो भाई अभी तक जो सुना था वो डिग्री सेल्सियस सुना था, बट आप 2 नए यूनिट्स आए, एक आया केल्विन, एक आया फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट भी सुना ही होगा भाई, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट आता है। तो ये कन्वर्जन का टेक्निक बता दूँ, अगर केल्विन है डिग्री सेल्सियस में करना है तो मेरा सजेशन मानिए, अगर कहीं पे भी आपको केल्विन मिला हो उसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो -273 कर दीजिए,
और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में करना है तो +273 कर दीजिए, नियम नंबर 1। दूसरा, अगर मान लो आपको डिग्री सेल्सियस दिया फ़ारेनहाइट में करना है तो ये फॉर्मूला, कई बच्चे कह रहे हैं सर अगर फ़ारेनहाइट दिया और डिग्री सेल्सियस तो क्या परेशानी है भाई, F-32 पूरा सॉल्व कीजिए पहले इंटू 5/9, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, तो इससे आपको डिग्री सेल्सियस का भी आंसर मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए भाई छाप लो, छापे रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो ये इतनी चीज़ें शायद सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ओके, डेंसिटी समझ में आ गया। डेंसिटी क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट्स आप खुद से लगा सकते हो यार, यह पढ़ी हुई चीज़ें, तभी इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा मैं तो मैं भी ध्यान देता। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई मेजरमेंट करते हो, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूँ 13 लाख हज़ार करोड़, थोड़ा लिख के दिखाओ। 80% बच्चे ना 6 बार चक्कर नहीं, पता है क्यों, वो 0 0 0 जो लिखा होगा ना वहाँ पे उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो हमें क्या, किसी को भाई एग्जैक्ट नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर ये चाहते हो कि अनसर्टेनिटी, ये गलतियाँ ना हो, तो इसका सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन, एक सहारा बना लो अपना, पता है किस चीज़ का, 10 टू द पावर, बहुत अच्छी चीज़ होती है सीरियसली बोलूँ तो। 3 × 10 टू द पावर 3 3000, 3 × 10 टू द पावर 4 30,000, 3 × 10 टू द पावर 5 3 लाख। मतलब इसको नोटेशन, ये नोटेशन हमारे लिए सच में बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप लोगों के लिए है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए सच में बहुत हेल्पफुल है यार, और सच में इसको आप यूज़ करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि भाई इसके फ़ायदे कितने हैं। तो मतलब ये एक नोटेशन है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको मान लो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे दे दिया 2 × 10 टू द पावर 3 इंटू 5 × 10 टू द पावर 4, तो शायद कुछ बच्चों को नियम याद होंगे कि अगर ये इंटू है तो ये जो बेस होते हैं अगर सेम हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, यानी 10 टू द पावर 7 हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 10 × 10 टू द पावर क्या 7। इजी है यार, अच्छा है। यानी मल्टीप्लिकेशन में तो यानी बेस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर डिवीजन करना हो तो मान लो ऐसे लिख दिया भाई 3 × 10 टू द पावर 5। अब बेस सेम है तो याद रखना इनके सब्ट्रैक्शन होंगे, यानी 4 - 5 10 टू द पावर 4 - 5, यानी ये आ गया 2/3 × 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो क्या आप ये टर्म्स लिख सकते हो? यहाँ तक आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये टर्म्स आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है। और अगर भाई सबसे बड़ा बात, अगर मान लो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जगह ना कुछ ऐसे लिख के आ गया, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो लिख दिया 2 × 10 टू द पावर 4 प्लस 3 × 10 टू द पावर 5। ऐसे केस में ना भाई बेस को देख के ना ऐड मत करने लगना, नहीं तो गलती हो जाएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, पहले सबसे पहला इंटेंशन जो हमारा है, इन दोनों का बेस कह रहा हूँ मैं, पावर क्या करना है, सेम करना है। तो 10 टू द पावर है, इधर 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, ये आपकी अपनी मर्जी है भाई, मैं फोर्स नहीं करने वाला। या तो आप इसको 10 टू द पावर 4 कर दो, या तो आप इसको 10 टू द पावर 5 कर दो। मैं दोनों ऑप्शन बताता हूँ कैसे 10 टू द पावर 4 करेंगे इसको। तो 2 × 10 टू द पावर 4 रहने देते हैं, बट इधर प्लस 3 × 10 × 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं भाई। इसी 10 टू द पावर 5 को मैंने 2 हिस्सों में पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 10 जा कितना हो गया, 30। हमने लिख दिया 3 10 जा कितना भाई 30 × 10 टू द पावर 4, याद रखिएगा, प्लस क्या 2 × 10 टू द पावर 4। अब आप बेस आपको दिख गया भैया, और एक्सपोनेंट दोनों क्या है, सेम। बेस एक्सपोनेंट दोनों क्या है, सेम। अब आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 4 को हमने ले लिया कॉमन, और 30 + 2 हो गया ऐड, यानी हमारा आंसर कितना आ गया भैया, 32 × 10 टू द पावर 4। क्या ये आप काम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई, बहुत ईजी है ये। यानी हमें सिर्फ क्या करना है, पावर्स बिल्कुल सेम कर देना है, उस बेस के पावर क्या कर देना है, सेम करना है, वो किसी भी हालत में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आई थिंक समझ में आ गया। अब भाई आता है सबसे अच्छा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैं जो मानता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर असल में जो कहता है वो ये कहता है भैया, जितनी भी अनसर्टेनिटी है उनको रिमूव करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को मेनली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि वो बोलता है जितने भी मीनिंगफुल डिजिट हैं जिनकी सर्टेनिटी होगी उनको हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके लिए उन्होंने रूल बनाया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सिग्निफिकेंट बार बार क्या है, डायरेक्ट नंबर लिख सकते थे। हाँ भाई, नंबर ही लिखने वाले हैं। जैसे मान लो एक टर्म बोला गया 285, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ऐसे डिजिट हैं जिनको आपको काउंट करना है, लिखना है,
तो भैया यही ये तीनों डिजिट को आपको लिखना है। ये तीनों डिजिट क्या हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, ये तीनों डिजिट के बारे में आपको जानना है। और अगर मान लो ऐसे लिख दिया हमने तो इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, इनका कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे लिख दिया तो भैया सिर्फ यही काउंट होगा, ये सब नहीं काउंट होंगे। मतलब सिग्निफिकेंट बेटा नॉन जीरो को ही माना जाता है, जीरो को नहीं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे बेटा, 2 ही आएंगे। लेकिन इसके कितने आएंगे, इसके 4 आएंगे। कारण क्योंकि भैया ये 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। शायद इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही बच्चों तब तो बहुत अच्छा है यार। अब एक छोटा सा टर्म, मान लो डेसिमल है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ डेसिमल है, और डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो फिर जीरो है। इनको क्या करेंगे भाई, इनको काउंट करना, नहीं तो यहाँ पे जीरो लिखा ही नहीं होता कभी भी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर यहाँ जीरो लिखा है मतलब इनको भी आपको सिग्निफिकेंट क्या करना है, काउंट करना है। ये गलती मत कीजिएगा। डेसिमल के लिए बोल दिया, डेसिमल को हमको काउंट करना है, लेकिन अगर 100 लिख दिए तब तो कुछ नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि भैया अगर हमने 100 देखा है तो हमको बस खाली एक चीज़ पता है कि ये किस फॉर्मेट में लिखाएगा। आप सारे बच्चे बताइए ये किस फॉर्मेट में लिखाएगा, 1 × 10⁻² लिखा सकता है, तो सिर्फ यानी एक ही होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब डेसिमल के केस में नहीं लेंगे, डेसिमल के केस में हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर उल्टा बोल दिया मैंने बोला अगर डेसिमल होगा भैया तब तो ले लेंगे, 4 ले लेंगे इसको। लेकिन अगर डेसिमल नहीं हुआ तो एक भी सिग्निफिकेंट हम नहीं मानेंगे। तो शायद इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ओके, अब एक छोटा सा टर्म, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो भैया उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं बोल दूं 2 बॉल हैं, तो भाई 2 बॉल के ना सिग्निफिकेंट फिगर की कोई काउंटिंग नहीं है। वो 2 बॉल हैं, आप बताओ बॉल हैं यानी वो क्वांटिटी हैं, अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर आप नहीं निकालते हो। सिग्निफिकेंट फिगर उन्हीं का निकालते हैं बच्चों जिनमें एरर्स की चांसेस होती है, सब में नहीं। अब यहीं से एक टर्म आया प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इसके लिए मैं आपको एक गेम बताता हूँ। डार्ट वाला गेम खेला किसी ने? टैक, है ना, खेला होगा। अच्छा मान लो मैंने ऐसे मारा चक और ये यहाँ पे जाके लग गया, ये मेरा मिशन होता ना यहीं पे। अच्छा मैंने अब दो और दोस्त को बोला तो वो मारे, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। अच्छा अब बात समझो, यहाँ पे मिशन था यही मार दिया, ये क्या है, एक्यूरेट, इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। लेकिन ऐसे जगह मार रहा हूँ जहाँ सब आसपास है, तो कई बच्चे खुश नहीं हो जाते हैं कि अरे भाई एकदम देखो आसपास निशाना लग रहा है। तो ये जो आसपास वाले निशान होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन। प्रिसीजन बस खाली बोलता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू अगर एक दूसरे से क्लोज हों तो वो कहलाएंगे प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी बोलता है जो वैल्यू आने वाली थी अगर वहीं तक पहुंच गए, अप्रॉक्सीमेट पहुंच गए, तो वो क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। वो क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। ठीक है। अब एक बेसिक, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बता रहा था ये भी बता दूं। रूल्स हैं, जैसे एक बार बोर्ड में ऐसे सवाल आया था, पता है क्या, ऐसे लगा 2.5 × 1.25, तो पता है ऑप्शन भी दिया, एक में दिया 3.125, एक में दिया 3.12, एक में दिया 3.1 और एक में दे दिया 3। तो पता है 100% जो बच्चे थे वो उस पर आंसर लगाया, कुछ यहाँ पर रुक गया। बट इसका असली आंसर पता है क्या बेटा, इसका असली आंसर है ये। कई बच्चे कंफ्यूज, ये कैसे सर? मैं आपको जो मेन रूल है वो बता दूं। रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो आप उनका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, अलग अलग नंबरों का, और उन अलग अलग नंबरों में जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कम आएगा, क्या आएगा, कम। जैसे इसका 2 सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसका 3 सिग्निफिकेंट आ रहा है, आपको याद रखना है भाई, जो कम सिग्निफिकेंट आ रहा है उतना ही आपको लेना है टोटल। तो भैया यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, लेकिन हमको आंसर कितने में लेना है, 2 ही सिग्निफिकेंट में लेना है। ये रूल अगर आपको याद है तब तो भाई अच्छा है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो, नहीं तो आपके नंबर जाने के चांसेस फुल हो जाएंगे। ये कंपटीशन का सवाल है, आप सोचो कंपटीशन में ऐसे जानबूझ के पूछते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब सबसे बड़ा टर्म रूल क्या है, जैसे मान लो हमने हटा दिया बाकी नंबरों को, ये 25 हटा दिया, लेकिन उस केस में करेंगे क्या, अगर जिस नंबर तक हम रहने, उसके पिछले वाले नंबर को हटा दे रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है, उसके बगल वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो भाई ये नंबर बढ़ा दीजिएगा, एक राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, 1 को 2 कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए
ये 5 से छोटा है, जैसे 2 है ना, तो 3.1 ही रहने दीजिएगा। लेकिन अगर मान लो 5 ही है, मान लो आपने लिखा 3.1 और यहाँ 5 है, तो आपको देखना पड़ेगा अगर ये ऑड नंबर है तो बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर ये इवन नंबर मान लो 3.25 होता तो 3.2 ही रहने देते। ये नियम आपको याद रखना है। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार देखेंगे तो शायद और अच्छे से आपको तैयार हो जाए। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ जाए। मैं 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ भाई, थोड़ी सी प्यास लगने लगी है। ठीक है, अब डायमेंशनल एनालिसिस मैं सही बताऊँ तो इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जितने होशियार टैलेंटेड बच्चे हैं भाई, वो ये मेथड कभी प्रेफर नहीं करने वाले। मान लो आपको 1 इंच दिया हुआ है, मैं आपसे खुद सवाल कर रहा हूँ, 1 इंच दिया हुआ है, उसमें आपको पता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। मैं आपसे बोलूँ 50 इंच में कितना होगा, तो आप डायरेक्टली 50 इंटू 2.54 करोगे कि ये वाला काम करोगे भाई? ये बखती वाला काम तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई करने वाला है। तो मुझे भी नहीं लगता है और आपको सच में करना भी नहीं चाहिए। आप बेसिक मेथड्स पे जाओ, वहाँ से अप्लाई कर लो। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कितने सेकंड्स होंगे 2 डेज में, तो भैया हमको पता है 1 डेज में 24 आवर्स, यानी 24 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 डेज है तो 2 इंटू 24 करना है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 60, यही कर दिया। इसके लिए कि हमको 1 आध साल तक सोचने की जरूरत है कि कितने सेकंड आएंगे? नहीं। अब ये देखो इतना लंबा चौड़ा किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों करूँ जब मुझे लॉजिक पता है? अगर आपको भी बच्चों लॉजिक पता है तो इतना लंबा चौड़ा करने की सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद भी ये सजेस्ट करूँगा। अब इसके बाद हम लोग किस टॉपिक पे आने वाले हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक। सो बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या किसी बच्चे को पता है अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कुछ लॉज तो शायद मुझे लगता है आपने 9th या 10th में पढ़ लिए थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको याद होगा इन्होंने क्या बोला था भाई, एंटोनी लेवजर ने, कि भाई साहब ना ही आप मैटर को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय। मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते भाई, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो हो गया क्या? मैटर सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगा। वैसे ही उन्होंने मास के लिए भी बोला था, जैसे मैटर का डेफिनेशन था वैसे मास के भी, भैया मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ वो क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म। क्या हो सकता है? सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब इसी के बताए थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इन्होंने क्या कहा था भाई? इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड, एक प्योर कंपाउंड आप उठा लो, आप कहीं से भी उठाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे बात किया गया किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं ये कह रहा हूँ वाटर का एग्जांपल ले लो भाई, किसी भी चीज़ को आप उठाओ, चाहे आप समुंदर से उठा लो, चाहे आप उसको बेटा कहीं से भी उठा लो, इनका जो रेशियो आएगा, ऑस्ट्रेलिया से उठा लो, अमेरिका से उठा लो, हर जगह का पानी उठा लो, उनका रेशियो बाई मास अगर आप निकालोगे तो हर बार बेटा 1:8 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, वो बदलेगा नहीं। यही हमको याद रखना है बस। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अबे साइंटिस्ट का नाम नहीं था, डाल्टन का नाम था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो एक नियम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या कि भैया अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया, चलो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, हम और एक सल्फर भी ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लें हम सल्फर? हम सल्फर नहीं लेंगे, हमारा बिल्कुल मन नहीं है सल्फर लेने का। हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अच्छा, इनसे 2 तरह के कंपाउंड बनते होंगे, आपको याद होगा, एक बनता है CO2 और एक और बनता होगा क्या, CO। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर, देखो लिखा हुआ है, if 2 elements can combine to form more than 1 compound, यानी 2 एलिमेंट हैं, एक बार CO2 बनाया, एक बार CO बनाया, तो कह क्या रहा है, मास ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये कार्बन का मास तो भैया यहाँ पे फिक्स है, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये इनके अलावा ये की बात कर रहा है। इनका जो रेशियो आप निकालोगे, यानी 32:16, वो एक सिंपल होल रेशियो, होल नंबर रेशियो आएगा, यानी 2:1 आएगा। तो क्या इतने टॉपिक में, इतने लाइंस में किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आओ, तो भाई प्लीज़ शेयर करना, कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बात करूँगा उस पर भी। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या आता है? नेक्स्ट लॉ हमारा आता है एवोगाड्रो लॉ।
देखो इन्होंने बस खाली एक चीज बोला कि हमारे पास गैस है, 1 गैस, 2 गैस, 3 गैस, 4 गैस। इन्होंने कहा अगर सारे गैसेस के वॉल्यूम उस टेम्परेचर उस प्रेशर पे क्या है, सेम, मतलब हम प्रेशर भी उतना लगा रहे हैं, टेम्परेचर भी उतना लगा रहे हैं, उस वक्त याद क्या रखना है, उस वक्त जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी के क्या होंगे, बराबर। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही एवोगाड्रो ने कहा था और कुछ नया नहीं कहा था। उन्होंने कहा था भैया जितने वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं अगर सबके वॉल्यूम ऑफ गैसेस बराबर होंगे तो उनका मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बराबर। इन्होंने बाद में पॉली एटॉमिक, डायटॉमिक के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। फिर आया एक टर्म आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनके पुराने कुछ स्टेटमेंट थे। कैसे कैसे स्टेटमेंट थे? सबसे पहला कि मैटर भैया इंडिविजुअल एटम से कंसिस्ट होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा, अगर सेम तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम, मास भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। कंपाउंड जब भी फॉर्म्ड होगा तो एक फिक्स रेशियो में बनेगा, डिफरेंट एलिमेंट जब भी कंबाइंड होंगे। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कोई भी मतलब एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। मैं पहले बता दूं गलतियां कहाँ कहाँ होगी। सेम तरह के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आइसोटोप्स पे ये नियम फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड, चलो कंपाउंड को इग्नोर मार देते हैं, मैं बात करूं अगर पता है केमिकल रिएक्शंस की, तो आपको पता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला नियम सही है। लेकिन अगर आप एनर्जी को भी साथ में लो तब, लेकिन एनर्जी को तो कोई ले ही नहीं सकता है, मतलब रेडिएशन के टाइम में ये नियम फॉलो नहीं होते हैं, बिल्कुल फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है बच्चों हमारा क्या, एटॉमिक मास। मैं सही शब्द में बोलूं तो एटॉमिक मास का तो मतलब ये होता है मास ऑफ वन एटम, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे आपने तराजू कभी देखा है, तराजू एक तरफ 1 किलो रखते इधर 1 किलो आलू आ जाता है, वैसे ही सेम, आलू से सोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं एक इधर 1 किलो रखा, इधर 1 kg आप पोटैटो काउंट कर सकते हो कि हाँ भैया ये 1 kg हो गया है, ठीक है। मुझे लगा क्या पता आप आलू से सोने की बात करने लगो। तो वैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास एक टर्म आता है। जैसे पुराने टाइम में, अब तो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस आ गए, पुराने टाइम में क्या किया जाता था, एक तरफ कार्बन एटम जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं और दूसरी तरफ दूसरा एटम रखा जाता था। जितना भी टाइम्स वो होता था, जितना टाइम्स ये आता था उस हिसाब से हम इनका एटॉमिक मास बता देते थे। तो जनरली टाइम्स का मतलब 1/12 इंटू कार्बन 12 और ऊपर जो भी आप एटम रखोगे उसका मास, तो जितना टाइम्स आया होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसा नहीं वैल्यूज बदलती हैं बच्चों, वैल्यूज सेम ही रहती हैं, लेकिन अब इनको मेजर करने का एक तरीका बन गया। कई बच्चे आइसोटोप्स के बारे में भी जानते हैं। अच्छा बताओ अगर आइसोटोप्स आपको दिख जाए तो क्या करोगे, तो उनका लेते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। वो भी कैसे लेते हैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले हमको जानना है, अच्छा पहले ही आ गए क्या, चलो पहले ही आ गए तो बता देते हैं। देखो भाई अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, जैसे मान लो इन तीनों का हमको दिया हुआ है एवरेज कह रहा हूँ, परसेंटेज दिया हुआ है। मैं छोटा सा सजेशन दूंगा, परसेंटेज इंटू दिस, परसेंटेज इंटू दिस, परसेंटेज इंटू दिस अपॉन 100। कई बच्चे सोच रहे हैं सर अपॉन 100 क्यों, क्योंकि भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए और तीनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। जैसे 98.892 इंटू 12 किया प्लस, फिर 1.108 इंटू 13 प्लस, फिर 2 इंटू 10 टू पावर -10 इंटू 14 समथिंग, फिर वो भी प्लस, मतलब तीनों को जोड़ लीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज मींस होता है बाई 100। तो भैया सब में बाई 100 जोड़ोगे तो 100 तो कॉमन आएगा ही, जिसको डिनोमिनेटर में आप क्या ले सकते हो 100। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सारे बच्चों को। जैसे क्लोरीन है, मैं बताता हूँ, एक है 35, एक है 37 एटॉमिक मास होता है ना, ये कह रहा हूँ 75% है, और ये कितना बच्चों 25%। 75% वालों की बात करते हैं, हमको एवरेज निकालना है। तो काम क्या करना है, 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन क्या कर देना भाई 100। मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बताता हूँ, आंसर आएगा 35.5। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे, तो भाई ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया, इसलिए मुझे पता है। आपने नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। एक और रेशियो में भी आता है, पता है, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया क्लोरीन 35 वाले का और 37 का जब आपने रेशियो निकाला तो 3:4 आ रहा था। अब कई बच्चे शॉक, इसको कैसे करेंगे, अबे इनका मल्टीप्लाई करो प्लस इनका मल्टीप्लाई करो अपॉन 3 + 1 कर देना। मतलब जितना रेशियो होता है नीचे रेशियो को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं।
इजी ट्रिक, इसमें भी 35.5 आने वाला, कुछ बदलने नहीं वाला, ऐसा नहीं है कि कुछ करिश्मा हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, नहीं। अब नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। पहले मैं क्लियर कर दूं, मॉलिक्यूलर मास जनरली सभी मॉलिक्यूल को निकालने के लिए होता है, करना कुछ नहीं है भाई। जैसे मान लो हमको बोल दिया H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो एटॉमिक मास हमको पता होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16, तो एक का 1 होता था तो 2 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 2 + 16, यानी कितना आ गया हमारा 18। वैसे मान लो हमने कह दिया CO2 का निकालो, तो भैया कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 12 प्लस कितना कर देंगे 32। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर 32 कैसे किए, अरे भाई एक एटम का मास होता है ना 16, तो 2 एटम है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई, समझ में आ? हाँ भाई, तो मॉलिक्यूलर मास तो ठीक है, अब मुद्दा है भाई फॉर्मूला मास क्या होता है, बड़ा सवाल है। देखो ऐसे सब्सटेंस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, देखो अगर आप क्रिस्टलाइन नहीं जानते हो भाई परेशान मत हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनका अगर 3D स्ट्रक्चर बन रहा हो तो ऐसे सब्सटेंस का भाई ये मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। इनके लिए एक नया नियम आया फॉर्मूला मास। कई बच्चे ये भी कर रहे हैं सर क्या ये अलग है, अरे भाई कुछ अलग नहीं है, जैसे उसमें निकालते थे सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, सेम मैथड से आप निकालोगे फॉर्मूला मास। बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क बस इतना सा होगा कि इनको हम लोग फॉर्मूला मास बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोले थे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आता है भाई यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है मोल कॉन्सेप्ट। भाई मैं पहले 3 मूल मंत्र यानी 3 मेन फॉर्मूले बता दूं मोल के। सबसे पहला होता है मोल इज इक्वल टू क्या, मास गिवन अपॉन मोलर मास। भाई मैं बताता हूँ सब क्या होता है, ठीक है, पहले लिख लो। ये ऊपर मास गिवन लिख लेना भाई, मैंने लिखा नहीं, चलो लिख ही देता हूँ। एक होता है वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम एट STP। अभी मैं सबकी वैल्यू भी बता दूंगा आपको, ठीक है, मोलर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। और एक होता है पार्टिकल गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मोलर मास है क्या, ये मोलर मास असल में अगर कोई एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किस में होना चाहिए ग्राम में, इन 1 मोल, इसी को मोलर मास बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ मोलर वॉल्यूम एट STP तो भाई सही बात तो ये है कि एक मोल में जितना भी वॉल्यूम आता हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, लेकिन मैं इतना प्रेशर नहीं दूंगा भाई, इसकी वैल्यू याद रख लो 22.4 लीटर। 80% केस में ये सही है, चलो 90% केस में ये सही है, 95% ये केस सही है, कहीं कहीं ये रूल फेल हो जाता है, आगे डिस्कस करेंगे कहाँ ये रूल फेल होता है। लेकिन अभी के लिए एवोगाड्रो नंबर ये क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। वैल्यूज लर्न के लिए, फॉर्मूला लर्न के लिए वेरी गुड। अब आओ डायरेक्टली क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन किसी बच्चों को पता है? जैसे मान लो आपको अपना परसेंटेज निकालना हो, कितना नंबर पाए हो, अभी 10th का तो रिजल्ट आया नहीं, लेकिन फिर भी जान लो कैसे पता करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू क्या, इनटू 100। यही तो करते होगे या कुछ नया करने लगते हो भाई? यही तो करोगे यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यहाँ से आपका क्या निकल गया, क्या निकल गया भाई सोचो, यहाँ से हमारा निकल गया परसेंटेज। वैसे ही किसी भी एलिमेंट का किसी मॉलिक्यूल में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल मार्क्स का मतलब आप समझिएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, टोटल मार्क्स का मतलब मॉलिक्यूलर मास, और मार्क्स ऑब्टेन का मतलब जिसका निकालना है उसका टोटल मास। मतलब जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लेकिन है टोटल कितने 2, तो 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा भाई 18 इंटू क्या कर दिया हमने 100। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या परसेंटेज कंपोजिशन। होपफुली ये आपको थोड़ा सा ईजी लगा होगा भाई, और सच में ईजी है भी, ठीक है। तो इतनी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कैसे देखिए मैंने साफ साफ इसीलिए लिखा, जिसका निकालना है देखो भाई उसको रखो मास ऊपर जितने भी हैं वो, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड या एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड, अगर एक ही एटम है तो 100% आने वाला है ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब सबसे बड़ा टर्म एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितने बच्चों को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सुना है? जो ISC बोर्ड के होंगे शायद वो बच्चे सुने होंगे, बट CBSE बोर्ड के बच्चों ने शायद ये कभी नहीं सुना है। तो मैं पहले बता दूं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बात किया C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज है
ग्लूकोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है, तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा ध्यान से देखो, इसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, हाँ 6 से। अगर हमने सबको 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, CH2O। क्योंकि ये ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर होता है किसी भी कंपाउंड का, अगर हो सकता है तो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। सवाल ये कैसे निकालेंगे इसको, मेरा छोटा सा सजेशन अगर आप मान लोगे तो आप धन्य हो जाओगे। कैसे, क्वेश्चन कुछ भी दिया हो बच्चों, अरे भाई मैं देख ही नहीं रहा हूँ यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, बस आपको याद क्या रखना है, टर्म्स क्या याद रखने, वो याद रखना है आपको कि कोई भी कंपाउंड जो आपको गिवन हो परसेंटेज में, पहले जोड़ लो 100% हो रहा है, क्या बच्चे से नहीं 99.999 हो रहा है, अरे उसको 100 मान लो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट मान लो कि कंपाउंड कितना है, 100 ग्राम का। अगर 100 ग्राम का होगा कंपाउंड तो ये जो परसेंट में लिखा हुआ है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली ग्राम में। अगर आपने बच्चों इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो आपको फिर सोचना ही क्या है। कितने बच्चों को पता है, अगर आपको मास पता चल जाए तो एटॉमिसिटी एक टर्म है, एटॉमिसिटी जानते हो, एटॉमिसिटी भी बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन क्या, मोलर मास। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से डायरेक्टली आप एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसने निकाला। ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ क्लोरीन, सबके लिए फॉर्मूला है। आया मेरा वैल्यू पॉइंट में। कितने बच्चों ने ये बात सुना है कि कोई एटम पॉइंट में आता है? अगर मोल्स लिखा होता तो शायद आंसर सही हो जाता, लेकिन कितने बच्चों ने ये बात सुना है कि एटम पॉइंट में होता है? किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं सुना भाई। तो अगर ये पॉइंट में है तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे? नहीं, कोशिश करिए इनमें से छोटा नंबर ढूंढिए। तो 2.021 है, उसी से सबको क्या कर दीजिए बच्चों, डिवाइड। उसी से सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो जैसे ही हमने इसको बच्चों डिवाइड किया, आप ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इन दोनों की 1। ये हमारा क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला यानी हमारा क्या आ गया, CH2O। ग्लूकोज जैसी फीलिंग आ रही है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, तो क्या इसका आप एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो? बिल्कुल। इसका होगा 12 + 2 14, सॉरी +2 + 16, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट बताओ ना भाई, 30 आ गया। यानी एम्पेरिकल मास 30 आ गया। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्वेश्चन कि आप पढ़ भी लें। मॉलिक्यूलर मास देखिए इसका दिया हुआ है, मोलर मास 98.96। हमारा एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है, 30, और ये कितना दिया हुआ है, 98.96। तो क्या आप यहाँ से, एक मिनट भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ धोखा हो रहा है। बहुत तरीके, मैं ऑक्सीजन वहाँ लेके बैठा हूँ, बताओ। अरे भाई वहाँ क्लोरीन है, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कहाँ गलती हो गया यार। चलो ये है 14, ठीक है, ये है 14 और ये 35.5, यानी लगभग 49.5 हमारा आ गया वैल्यू। इतने में किसी बच्चों को कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टर्म तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, जब हमको ये वैल्यूज़ पता चल गई, आप खुद सोचिए, अगर आपको ये वैल्यूज़ पता चल जाती हैं तब, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, अगर आपको ये वैल्यूज़ पता चल गई तो क्या आप वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो? भैया एक बेसिक बता रहा हूँ, C6H12O6, ध्यान से देखिएगा, और ये CH2O बन गया था। अगर मैं इसको फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा, फिर से C6H12O6 बन जाएगा। यानी अगर यही n मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। अब n निकालेंगे कैसे? तो 2 तरीके हैं, या तो ये रट्टा मार लो, n = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, या तो आप खुद डिराइव करो। अरे भाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ये जब नीचे आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। यानी n आप डिराइव करके भी निकाल सकते हो, या तो रट्टा मार लो। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, एम्पेरिकल मास अभी थोड़ी देर पहले निकाला, कितना, 49.5। एक बार जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा आंसर लगभग 2 आ गया है। यानी आपका फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था बताओ, एम्पेरिकल CH2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी C2H4Cl2। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया एम्पेरिकल से हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर इतनी चीज़ें आप भी समझ जा रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। अब इसी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन।
भाई देखो, अगर आप सच में मेरे हर एक पॉइंट समझ पा रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है यार, जो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम टू सेम, बस उसको अपने तरीके से थोड़ा मोल्ड करके अच्छे वे में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है भाई, एक बार जो मैं बोला हूँ ना, एक बार देखना, आपको सच में बहुत ईजी लगेगा। एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखना, आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ वर्ड यूज़ किया, बट मैंने जो यूज़ किया है वो बिल्कुल जेन्युइन वर्ड्स हैं और बहुत ईजी हैं। अब टर्म आता है स्टॉकमेट्री। पहले मैं बता दूं, स्टॉकमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट का कैलकुलेशन करना। ये पुराने टाइम में बोला गया था, यानी हम कैलकुलेशन मास के टर्म में कर सकते हैं भाई, वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं, किसी भी टर्म में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले भाई कोई रिएक्शन देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले ही कैलकुलेशन करने बैठो, पहले कोई रिएक्शन देखो। जैसे मान लो यही रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हमने देखा, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, CH4 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कोफिशिएंट्स का बहुत बड़ा खेल होता है। या तो आप मॉलिक्यूल बोल दीजिए, एक मॉलिक्यूल CH4 होंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होंगे, तो एक मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल वाटर बनेंगे। या तो मॉलिक्यूल, या तो बच्चों आप मॉलिक्यूल की जगह मोल भी बोल सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर मॉलिक्यूल और मोल तो बराबर नहीं होते। बात सही है, एक मोल में मुझे भी पता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप वो टर्म नहीं समझ पा रहे हो, और क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा यूनिट होता है, आप कभी भी किसी रिएक्शन को बच्चों मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं ला सकते हो, पॉसिबल नहीं है। बट क्या आप मास में ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। और मास को आप मोल में एक्सप्रेस कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब मोल इज़ एन ईजी टर्म टू एक्सप्रेस एनी रिएक्शन। हमारे लिए मोल ज़्यादा आसान है, ठीक है, मॉलिक्यूल इतना आसान नहीं है। एक आप मॉलिक्यूल हाथ में आप लेके घूम नहीं सकते हो और उसको दूसरे से आप रिएक्ट नहीं करा सकते हो। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ एक मोल, तो वो ईजी है। मॉलिक्यूल ईजी नहीं है बट मोल तो ईजी है ना। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ CH4 है, 2O2 है, CO2 2H2। अब एक चीज़ समझना, एक मोल CH4 2 मोल O2 गिव्स 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, ऐसा कुछ होगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको पता चल गया है, मान लो मैं ये कह दूं कि 1 मोल ये था, जब 1 मोल CH4 था तो ये 2 मोल दे रहा था। तो अगर मान लो मैं इसको 2 मोल ले लूं तो ये कितना चाहिए होगा? 4 मोल। अगर मैं 3 मोल ले लूं तो कितना चाहिए होगा? 6 मोल। वैसे ही अगर मैंने 1 मोल लिया है तो ये 1 मोल है, अगर मैंने 2 मोल ले लिया तो कितना होगा? 2 मोल। अगर मैं 3 मोल ले लूँगा CH4 को तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 3 मोल। ये लॉजिक है बच्चों, ये रिएक्शंस आपको समझना है तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहीं से। मैंने कह दिया कि CH4 का मास 32 ग्राम है। आप मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास बताइए। छोटा सा टर्म, मैंने क्या सिखाया? ये 1 मोल था तो ये 2 मोल था, तब ये 1 मोल था, तब ये 2 मोल था। पहले इसका मोल निकालो, सीधा सा काम। तो मास गिवन है, मोल कैसे निकाला था भाई? मास गिवन अपॉन मोलर मास। अगर मास दिया हुआ तो CH4 का मोलर मास कितना होगा? कोई बताएगा? 12 + 4 तो कितना हो गया? 16, यानी मोल हमारा आ गया 2। अगर 1 मोल था तब ये 2 मोल, तब ये 1 मोल, तब ये 2 मोल बन रहा था। लेकिन मेरा आंसर तो 2 मोल आ गया भाई। अगर ये 2 मोल आ रहा है तो ऑक्सीजन 4 मोल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2 और वाटर भी 2 मोल होगा। अब मोल अगर निकाल लियो तो मास निकाल सकते हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो 2 मोल है तो मास अपॉन मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है बच्चों? 44। कैसे? देख लो, CO2 तो यहाँ 12 + 32 कितना आ गया? 44 मास आ गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? वाटर का निकालना हो तो वाटर का देखो मोल कितना हो जाएगा? 4। वाटर का मोल कितना हो गया? 4, क्योंकि ये 2 मोल आ गया ना हमारा, तो यानी ये 4 मोल है, विच इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन 18 कर दिया तो कितना आ गया? 74 ग्राम। यानी चेंज हो सकता है भैया, अगर हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं अगर उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है तो सब चेंज हो सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लो हमने ये ले लिया 2 मोल, वैसे ये 1 मोल, ये 2 मोल और ये 1 मोल, ये 2 मोल बना चाहिए था। हमने 1 ही मोल लिया इसका। मैंने ये कहा 1 मोल अगर इसको आप लेंगे तो ये दुगना होना चाहिए। मैं यहाँ पे बेटा 2 मोल ले रहा हूँ और ये 1 ही मोल ले रहे हैं। सोचो तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 बन जाएगा? नहीं। आप एक चीज हमेशा समझा करो बेटा, आप 2 रिएक्टेंट लोगे, जो रिएक्टेंट कम होगा ना अगर वो पहले ही खत्म हो जा रहा है तो प्रोडक्ट बनाओगे किससे? ये 2 रिएक्टेंट मिल रहे थे तब तो प्रोडक्ट बन रहा था। मान लो आपके पास 1 लीटर ऑक्सीजन है और 20 लीटर
हाइड्रोजन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर उसके लिए समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 1 लीटर ये है, 20 लीटर ये है। अरे भैया अब जब आप मिलाओगे तो 1 लीटर से 1 लीटर शायद बन जाए क्या, H2O, लेकिन बाकी 19 लीटर H2O तो पड़ा ही रह जाएगा। क्या उसका रिएक्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो जो पहले कंज्यूम हो जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ये कम है तो प्रोडक्ट इसको देख के बनेगा, ना कि इसको देख के। अब मेरी बात समझिए, छोटा सा मैं आपको टर्म बोल रहा हूँ। ये अगर 1 मोल है, वैसे अगर ये 2 मोल होता था तब ये 1 मोल होता था, तब ये 1, तब ये 2 होता था। लेकिन अगर ये 1 है मतलब आधा हो गया, 2 का आधा हो गया ना, तो ये कितना बनेगा? 1/2 मोल। ये कितना बनेगा? 1/2 मोल। और ये कितना बनेगा? 1 मोल। अगर आप धीरे धीरे चालाक होते जा रहे हो तो भाई अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख सकते हो, अब आप कर ले जाओगे सॉल्व, मुझे पता है। लेकिन इससे पहले मत करना, क्योंकि मैंने आपको टर्म समझा दिए। मतलब सारा खेल लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वही रिएजेंट होते हैं जो पहले ही कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली इतनी चीज़ें तैयार, ठीक है। अब आता है भाई मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे टर्म्स। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन इनको लगाइएगा ज़रूर, मैं बता नहीं रहा हूँ बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कितने बच्चों को मास परसेंटेज पता है? जितने को पता है भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ तो भाई देखो, मास परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो मास परसेंटेज में सबसे पहले टर्म समझो। जैसे उसमें निकाला था ना परसेंटेज, वैसे यहाँ पर भी है। लेकिन अब आपको पता होगा ये कंसंट्रेशन टर्म है, तो 2 चीज़ें होती होंगी, एक सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। अच्छा, इन दोनों को आप जब मिला देते थे बच्चों तो आपको याद होगा एक चीज़ बन जाता है जिसको हम बोलते थे क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे उसमें टोटल मार्क्स क्या था? मॉलिक्यूलर मास। इसमें टोटल मार्क्स जानते हो क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन। यानी अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है किसी का भी तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, कंफर्म। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और जिसका निकालना है, मान लो आपको सोल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर लेना है। सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां से आप जो चाहो वो आप निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात? फिर आता है नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार भाई, बहुत जल्दी इतनी भी नहीं भागना सही है। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले बताओ सोल्यूशन कितना होगा? अरे भाई दोनों को जोड़ लो, 20 ग्राम हमारा क्या आ गया? सोल्यूशन। जिसमें सोल्यूट, ये कम वाले को क्या बोलते हैं भाई? सोल्यूट। तो ये 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम अपॉन 20 अगर कर लो इंटू 100 तो क्या आपका परसेंटेज नहीं निकल जाएगा सोल्यूट का? ईजी तरीका है, टफ नहीं है कुछ, ठीक है। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब पहले समझो। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है बंटवारा, मोल का बंटवारा। जैसे मान लो ये इतना बड़ा हमारे पास है सेब, मैंने कहा भाई 2 लोग हैं, बटेगा, तो ठीक है बढ़ गया। मान लो मैंने इतने टुकड़े कर दिए उसके, ठीक, ऐसे समझना, मैंने इतने टुकड़े कर दिए इसके। और एक जो आदमी था ना इतना पूरा, ये पूरा, एक मिनट मैं शेड कर देता हूँ, ये सब खा गया। तो पहले बताओ हिस्से टोटल हैं कितने? जोड़ो। तो हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से भाई 5 हिस्सा तो खा गया, तो 5/8 हिस्सा तो एक का हो गया और 3/8 दूसरे का। यानी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप कैसे पता करोगे? आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको टोटल हिस्से जोड़ लेने हैं। तो टोटल हिस्से जोड़ के हम कहाँ लिखे हैं? नीचे। हमेशा हम कहाँ लिखे थे? नीचे। और जितना एक का हिस्सा उसको हम कहाँ लिखे थे? ऊपर। वैसे यहाँ पे मोल का फ्रैक्शन भी, आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मान लो 2 कंपोनेंट है ए और बी, और मैं कह दूं आप मुझे ए का बताइए, तो कुछ मत कीजिए, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऊपर रखिए और टोटल नंबर ऑफ मोल को कहाँ रख दिए? नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब ए और बी को दोनों को जोड़ लीजिए, तो भाई यही हमारा क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। कई बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल तो हमको आता ही नहीं निकल। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। मोल का फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास, या तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, या तो पार्टिकल गिवन अपॉन 6 एवोगाड्रो लिख देता हूँ, एवोगाड्रो नंबर आप लिख देंगे। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये टर्म है, ठीक है। आइए क्वेश्चंस भी अगर होते हैं भाई तो देख ही लेते हैं, मना कहाँ कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं है, पीछे है लग रहा मुझे, तो बाद में देखेंगे। अच्छा अब एक टर्म आता है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी एक शब्द में अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ तो ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर में डिजॉल्व होते हैं सोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। यानी इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, पहला चीज़ सोल्यूट होना चाहिए मोल्स में और सोल्यूशन होना चाहिए लीटर में, उसका वॉल्यूम होना चाहिए किसमें? लीटर में। अगर मान लो कहीं गलती से बेटा लीटर की जगह ml हो गया तब क्या करेंगे?
तो भाई कुछ नहीं करना है यार, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर या 1000 से डिवाइड कर दो नीचे। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब जैसे मान लो ml है तो भाई ml बाई 1000 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यानी एक और फॉर्मूला हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने कर भी दिया, मान लो ml में दिया था तो इसको हमने किस में कर दिया। समझ में आ रही बात? ओके वेरी गुड, आप लोग हो गए वेरी वेरी टैलेंटेड। अब इस क्वेश्चन को देख ही लो। देखो भाई हमको NaOH का निकालना है, मास दिया है सोल्यूट का, मोल निकाल सकते हो कैसे, बहुत आसान है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है मैं बता दूं, 40 होता है। तो यानी 4/40 से मोल आ गया हमारा। अभी हमको जो वॉल्यूम है वो लीटर की जगह ml में दिया, मैंने पहले ही बताया था लीटर की जगह अगर ml में है तो या तो 250/1000 कर दीजिए खुद से, या तो आपको सजेशन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। डिवाइड करेंगे या तो यहाँ पे 250 रहने दीजिए, 1000 यहाँ कर दीजिए, 4 आ गया आपका। यहाँ पे जो आंसर आया होगा पूरा आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, मोलैरिटी। एक चीज याद रखिएगा, मोलैरिटी बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि वहां वॉल्यूम है, वहां क्या है, वॉल्यूम है। बट एक और टर्म आ गया इसी के साथ, नया टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। देखो जब तक मास होगा, मोल होगा बच्चों, ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। कोई सॉल्यूट या कोई भी सॉल्वेंट अगर उसका मास दिया हो बेटा, वो कभी भी टेम्परेचर के वजह से चेंज नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि आयरन को हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे या 4000 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया तो उसका मास जो था पहले 4 किलो अब 50 किलो हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी मास कभी भी बेटा चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ आपने पढ़ा होगा भैया वॉल्यूम तो चेंज होता है टेम्परेचर से, आप लोगों को याद भी होगा, एक लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा था वहीं से, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं पढ़ा है तो भाई जान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, है क्या इनका फॉर्मूला। तो देखो उसमें था नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर बच्चों आप ये टर्म समझ पा रहे हो, फॉर्मूले समझ जा रहे हो, तभी आप न्यूमेरिकल लगाओ, मेरा यही सजेशन है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है डेंसिटी ऑफ 3m, कई बच्चे करोगे सर ये क्या है। कैपिटल M को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी और स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। तो यानी 3 मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी भी दे दिया है। एक छोटी सी बात बताओ, डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ना, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना, 1 लीटर। अगर 3m दिया हुआ इसका मतलब समझ लो, पहले मैं बता दूं, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये याद रखिएगा, आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। जितना भी वैल्यू दिया उतना मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये आपको गिवन है। यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई, 1 लीटर। और अरे भाई और हमको क्या दिक्कत है, हम यहां से क्या, डेंसिटी जब गिवन होगा तो आपको याद होगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या आप मास नहीं निकाल पाएंगे सॉल्यूशन का। आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, क्या अगर आपको मोल पता हो NaCl का तो क्या आप उसका मास नहीं निकाल सकते हैं। यानी मास ऑफ NaCl भी निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया बच्चों, तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट जैसे ही निकाल लोगे आपका सब सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही किया है, पहले इसने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है, कितना आ गया, 1000 इंटू 1.25 किया, इतना आ गया। उसके बाद मास ऑफ क्या निकाला, वाटर। कैसे निकाला, मोल से हमने मास ऑफ NaCl निकाल लिया, देखो मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 3 इंटू जो मोलर मास है। कैसे भैया, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, होता है कि नहीं। तो मोलर मास इसका 58.5 है, मास हमको, मोल हमको पता है कितना है, आप बताइए। मोल हमारा 3 है, तो क्या मास गिवन नहीं निकल जाएगा। तो यानी मास भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमको जैसे ही मास ऑफ वाटर पता चला यही नीचे रखना है, अगर ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट कर देना, बस मोलैलिटी आ गया। तो बच्चों आज हमने जो भी चीज़ें बात की, थोड़ा फास्ट ट्रैक इसलिए था क्योंकि जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें तैयार कर लें। अब आने वाले समय में मैं इसके एक अलग अलग पार्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा, तब तक मेरे वीडियोस देखिए यार, अपने ग्रुप्स को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो सचमुच में इफेक्टिव लग रही है तो लाइक्स भी कर देना और कमेंट भी कर देना। चलो थैंक यू।